नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वक्फ बिल पर संशोधन। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है जो विचार मंथन करती है। कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी तो जो थप्पा लगाती थी। हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार विमर्श करती है और बदलाव करती है। अगर बदलाव स्वीकार नहीं करना है तो समिति का क्या मतलब है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया है। वक्फ के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। रिजिजू, वक्फ बिल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का विषय है। रिजिजू, बिल धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता। वक्फ बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं। वक्फ बोर्ड में शिया सुन्नी दोनों रहेंगे। वक्फ बोर्ड में 3 सांसद होंगे। किरेन रिजिजू, वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य जरूरी। वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे। वक्फ बोर्ड में 2 प्रोफेशनल्स भी होंगे। वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमान भी होंगे। 10 मुस्लिम समुदाय सदस्य में 2 महिला सदस्य अनिवार्य। वक्फ बोर्ड में 2 रिटायर्ड जज भी होंगे। वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। सरकारी संपत्ति पर दावा तो जांच होगी। वक्फ बोर्ड का सही तरीके से ऑडिट हो सकेगा। ट्रिब्यूनल का ही फैसला अब आखिरी नहीं होगा। रजिस्टर्ड संपत्तियों में दखल नहीं होगा। संसद के बिल्डिंग पर भी वक्फ ने दावा किया है, बिल नहीं लाते तो संसद भवन भी वक्फ संपत्ति। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि 2013 के बाद हमने वक्फ प्रावधानों में वक्फ उपयोगकर्ता के लिए कुछ बदलाव किए और कुछ लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद सरकार मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों की संपत्तियों को जब्त कर लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सभी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं और वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद भी हमने इन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मैंने आपको सुंदरेश्वर मंदिर के बारे में बताया। जब कोई अन्य धर्म नहीं था तब तमिलनाडु के तिरुचेंथुराई गाँव में सुरेंद्रेश्वर मंदिर था। मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। कर्नाटक में हजारों एकड़ जमीन, हरियाणा के यमुना नगर में सिख गुरुद्वारा की जमीन, जहां कभी मस्जिद या मुस्लिम बस्ती का रिकॉर्ड नहीं था, उसे भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि पीएम मोदी ने मुझ जैसे साधारण सदस्य को ऐसा विधेयक पेश करने का मौका दिया है। इस प्रयास के लिए लाखों गरीब मुसलमान मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं इन आशीर्वाद को अकेले क्यों लूं? आपको भी मिलना चाहिए। इस विधेयक का समर्थन करें, या मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। अपनी संवेदना जता रहे हैं सर। कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर
आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हैं। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है। सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड इन आवर शेयर्ड लव फॉर अ भारत Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the तिरंगा, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी। के बाद सर मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, सर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है। सर सामने रखा, आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं
तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई?